नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 8 हिस्ट्री सबसे पहले चैप्टर जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ के बारे में बात करने वाले हैं। इस चैप्टर को हाउ, व्हेन एंड वेयर के नाम से भी जानते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। हालाँकि आप बच्चों के लिए इस बार इसे सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आप पहले चैप्टर को सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आपको दूसरा चैप्टर सही तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो इसी कारण से शुरुआत करते हैं क्लास 8 के इतिहास के चैप्टर 1 को जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ, हाउ, व्हेन एंड वेयर। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस चैप्टर का है पहला पॉइंट वो कहता है तारीखों का महत्व। तारीख का मतलब होता है डेट। क्या हम सभी अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं या फिर महत्वपूर्ण समय होते हैं उन्हें हम तारीख के साथ ही याद रखते हैं। जैसे बच्चे अपने डेट ऑफ बर्थ को याद रखते हैं या फिर अपने किसी मम्मी पापा के डेट ऑफ बर्थ का याद रखते हैं, अपने फ्रेंड के डेट ऑफ बर्थ को याद रखते हैं। तो ये क्या है? ये तारीख ही है जो आपको एक खास निश्चित समय को याद दिलाने में या याद करने में या फिर उसे बताने में आपकी मदद करता है। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है ज्यादातर लोगों के लिए इतिहास का मतलब होता है किसी घटना को किसी न किसी तारीख से जोड़ना। अब देखिए हम जब इतिहास पढ़ते हैं, हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि हम हर मुद्दों को उसके डेट के हिसाब से याद रखते हैं, उसके तारीख के हिसाब से याद रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूंगा, जैसे हम कहते हैं 1947 में हमारा भारत क्या हुआ, आजाद हुआ था। 1947 में हमारा भारत आजाद हो गया था। तो ये एक प्रकार का डेट ही तो है जो हमें उस समय को याद दिलाता है जब अंग्रेजों से हमारे भारत देश को आजादी प्राप्त हुआ था। कई लोगों को तारीखों को याद न रख पाने की वजह से इतिहास पढ़ने से दूर रहना पसंद होता है। आप बच्चों को भी कई बार देखा होगा अपने अपने लाइफ में कि आपको जब डेट याद नहीं रहता है ना, क्योंकि इतिहास में तो बहुत सारे तारीख को आपको पढ़ना होता है, बहुत सारे डेट्स को पढ़ने होते हैं, बहुत सारे समय को याद रखना होता है और यही चीज अगर याद नहीं रह पाता है तो हमें इतिहास अच्छा नहीं लगता है, हम इतिहास पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। तो ये आपके साथ भी होता होगा। लेकिन एक बात तो आपको याद रखना है कि जो भी डेट्स हैं, जो भी तारीख है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, हमारे इतिहास को समझने के लिए, उन्हें याद करने के लिए। क्योंकि यदि आप एग्जैक्ट डेट याद नहीं रखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमारे इतिहास में पिछले समय में किस प्रकार के कार्य कब और कहाँ हुए थे। तो इसलिए यहाँ पे तारीख के महत्व में पहला पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है यह समझने की कोशिश भी करते हैं कि क्या तारीख जो है मतलब डेट्स जो हैं वो वाकई उतने महत्वपूर्ण है जितनी की आम धारणा है। कई ऐतिहासिक घटनाओं को तारीखों से जोड़कर देखा जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं। इतिहास के अधिकतर हिस्सों में राजाओं की चर्चा होती है। अब देखिए दूसरे पॉइंट में कहता है क्या डेट्स जो हैं, जो तारीख हैं, वो क्या वाकई में महत्वपूर्ण है, क्या वो हमारे जीवन के लिए वाकई में इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आप खुद भी समझ सकते हो कि आपका डेट ऑफ बर्थ आपके लिए याद करना कितना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हर एक बच्चा एक साल में एक बार अपना बर्थडे मनाता है और वो उसका इंतजार करता रहता है कि कब 4 तारीख आएगा, 5 तारीख आएगा, कब छठा महीना आएगा, 8वां महीना आएगा, 10वां महीना आएगा। डिपेंड्स ऑन यू कि आपका डेट ऑफ बर्थ कब होता है। तो यहाँ पे यही बातें हैं कि हाँ वाकई में हमारे लाइफ में जो तारीख है, जो डेट्स हैं, जो समय है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ के लिए। क्योंकि अगर तारीख नहीं होगा तो हम इतिहास को तो समझ ही नहीं पाएंगे कौन से समय में क्या हुआ। अब देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि अभी मैंने आपको अपने भारत की आजादी के बारे में बताया था। इसके अलावा हमारा संविधान कब बना, हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन कब बने, कौन थे, हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे, थर्ड कौन थे, फोर्थ कौन थे, कब हमारी सरकार बनी, कब हमारी सरकार गिरी, कब कौन सा समय था। ये इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप लाइफ में अपने इतिहासों को याद रख पाओगे। क्योंकि कई सारे हिस्सों में आपने देखा है कि हमारे भारत का जो इतिहास है इसमें हिंदू राजाओं का भी शासन था, मुस्लिम राजाओं का भी शासन था, अंग्रेजों का भी शासन था। तो ये अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि पहला शासक कोई और था, दूसरा शासक कोई और था, तीसरा शासक कोई और था। तो ऐसे में हमारे पास अगर डेट्स नहीं होंगे, तारीख नहीं होगा, समय नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि कब हिंदुओं ने शासन किया, कब मुसलमानों ने शासन किया, कब अंग्रेजों ने शासन किया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि समय को याद रखना या समय अपने लाइफ के लिए, इतिहास के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है राजा किस तारीख को गद्दी पर बैठा।
किस तारीख को महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा, उसका उत्तराधिकारी कब पैदा हुआ। ऐसी घटनाओं को बताने के लिए तारीख की अहम भूमिका मानी जाती है। अगर हम बात हिस्ट्री की करते हैं, तो हिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या होता है? हिस्ट्री में हमें यही सब चीजें तो पढ़ना होता है कि कौन सा युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कौन लड़ा, हारा या जीता, यही सारी चीजें महत्वपूर्ण है। तो राजा किस तारीख को गद्दी पर बैठा, मतलब नए राजा ने गद्दी कब संभाला, अगर वो समय ही हमें याद नहीं रहेगा तो हम इसे नहीं समझ पाएंगे। और कब युद्ध लड़ा, उसका उत्तराधिकारी कब पैदा हुआ, मतलब उसका राजा का बेटा वगैरह कब पैदा हुआ जो दूसरा राजा बनने के लिए तैयार था। तो इस समय हमारी जो डेट्स हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि हमें अपने इतिहास को समझना कैसे है। और यही डेट्स हैं, यही तारीख हैं, यही समय है जो हमें इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण होता है, हमारी मदद भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, लेकिन कुछ घटनाएं किसी एक तारीख पर न होकर एक लंबी अवधि के दौरान होती है। अब देखिए, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कभी कभी एक ही समय पे नहीं होता, बहुत लंबे समय से चल रहा होता है, चल रहा होता है, तब जाके वो होता है। जैसे कि हमारे भारत देश पे आप लोग याद रखिएगा, 200 सालों तक, थोड़े 3 सालों की बात नहीं है, 200 सालों तक लगभग लगभग अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज जो थे, जो गोरे थे, जो ब्रिटिश थे, वो लगभग लगभग 200 सालों तक भारत के ऊपर शासन किया। और मैं आपको बता दूं कि जब हमको अंग्रेजों से आजादी चाहिए था, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार कोई उठा और 1947 में बोल दिया कि नहीं अब भारत आजाद हो गया और भारत आजाद हो गया, ऐसा तो नहीं था। ये तो एक लंबे समय से लड़ाइयां चल रही थी, क्रांतिकारी उनके साथ जूझ रहे थे, बड़े बड़े नेता आंदोलन कर रहे थे, तब जाके भारत को आजादी मिली ना। तो हम यहाँ पे ये तो नहीं कह सकते कि एक एक तारीख पे जाके भारत आजाद हो गया। ये एक लंबी अवधि के दौरान होने वाली घटनाएं हैं। जैसे अंग्रेजी शासन किसी खास तारीख को शुरू नहीं हुआ था, बल्कि एक लंबे समय चलने वाला घटनाक्रम का परिणाम था। अब समझ लीजिए, जब अंग्रेज हमारे भारत में आए थे, तो अचानक से तो उन्होंने हमें अपना गुलाम नहीं बना लिया था। धीरे धीरे वो व्यापार करना शुरू किया, राजाओं को अपनी ओर मिलाना शुरू किया, जमीन खरीदना शुरू कर दिया, और फिर जाके धीरे धीरे वो पूरे भारत पे अपना पहुंच बना लिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब उनको भगाना था भारत देश से, तो वो अचानक से भागे के नहीं थे। आपने कि भगत सिंह, चंद्रशेखर, बड़े-बड़े नेता जैसे कि महात्मा गांधी की ही नाम को आप ले लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम को ले लीजिए। ऐसे-ऐसे नेताओं ने बहुत लंबे समय तक उनके साथ आंदोलन किया, उनके साथ झड़प किया, तब जाके आजादी मिला है। तो इसीलिए कहते हैं कि कुछ घटनाएं इतिहास में ऐसी होती है जो एक लंबे समय तक चलने वाला घटना चक्र होता है। मतलब एक लंबा समय चलने के बाद तब जाके उसका परिणाम प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, हम कहते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। मैंने अभी इसी बात का एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया भी था। हम सब तो यही जानते हैं कि भारत जो है हमारा, इंडिया जो हमारा है, जो अंग्रेजों के गुलाम से 200 सालों तक अंग्रेजों ने शासन किया था, उससे आजादी हमें मिला 15 अगस्त 1947 को। लेकिन यह आजादी कब मिला? एक लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का नतीजा था। बहुत लंबे समय तक संघर्ष चला, बहुत लंबे समय तक लड़ाइयां चली अंग्रेजों के साथ, बहुत लंबे समय में बहुत सारे लोगों ने अपने जान को भी गंवाया, बहुत सारे लोगों ने फांसी पे भी चढ़ गए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यह एक लंबे संघर्ष का परिणाम था। साथ ही साथ अगर हम आलू की बात कर लें, जिसकी सब्जी बनती है हमारे घर में, चाय की बात कर लें, तो इसका इस्तेमाल अचानक से किसी तारीख को भारत में शुरू नहीं हुआ था। याद रखिएगा, ये नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ 20 तारीख को चाय जो है वो बनना भारत में शुरू हो गया था, ऐसा तो नहीं था। अचानक से धीरे धीरे किसी एक छोटे से इलाके से शुरू हुआ होगा, फिर धीरे धीरे वो बढ़ा होगा, फिर और ज्यादा बड़े क्षेत्रों में चाय बनना शुरू हो गया होगा, कुछ लोग पिए होंगे, उनको अच्छा लगा होगा, फिर वो दूसरे क्षेत्रों में जाके बोले होंगे कि चाय नामक कोई चीज है, वस्तु है, उसको पीना चाहिए, बहुत स्वादिष्ट होता है, और इस तरह से चाय जो है वो पूरे भारत के लोग पीने लगे। तो ये कोई खास तारीख को चाय नहीं पीना शुरू हुआ था, मतलब ये एक लंबे समय से टेस्ट लेते 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 और फिर जाके पूरे भारत के लोग, और आज तो आप कह सकते हैं कि पूरे विश्व के लोग चाय पीना शुरू कर दिए। पॉइंट हमारा कहता है, धीरे धीरे यहाँ के लोगों को आलू खाने या चाय पीने की आदत लगी होगी। धीरे धीरे ही होता है ना। अब देख लो, कोई बच्चा अगर जन्म लेता है, तो जन्म लेते ही वो चिकन मटन आलू की सब्जी रोटी पूरी खीर तो नहीं खाना शुरू हो जाता है, वो तो माँ का दूध पीता है। धीरे धीरे सेरेलैक वगैरह आता है, और छोटे छोटे खानों के टुकड़े जैसे रोटी दूध को मिला के उसको ऐसे दाल रोटी वगैरह खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जन्म लिया और कहेगा कि भाई अब मुझे चिकन दे दो,
दो और पराठे दे दो, ऐसा तो नहीं होता है। तो वो धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होगा ना, तब जाके इन चीजों को खाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे मैं आपको यही समझा रहा था कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो अचानक से शुरू नहीं होती है, वो धीरे धीरे घटनाक्रम के साथ समाज में या देश में या राज्य में फैलना शुरू हो जाता है। ऐसी घटनाओं को समझने के लिए हम एक लंबी अवधि पर गौर करते हैं। अब देखिए, बहुत सारी चीजें तो ऐसी है कि राजा ने युद्ध कब किया। अगर हम ये बात करेंगे कि मान लो एक एग्जाम्पल के लिए 1857 का हम समय ले लेते हैं और कहते हैं कि राजा ने युद्ध करना शुरू किया, मतलब राजा इस दिन गया होगा, ये कोई तारीख रहा होगा, 20 तारीख रहा होगा, 25 तारीख रहा होगा, 28 तारीख रहा होगा, इस तारीख को गया होगा और युद्ध किया होगा, तो मतलब एग्जैक्ट इसी दिन युद्ध किया ना। लेकिन अगर हम कहेंगे कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में आजाद हो गया। इसके लिए लंबे संघर्ष का सामना करना पड़ा था भारत के नेताओं को, तब जाके ये हमें आजादी प्राप्त हुई थी। तो अगर लंबे अवधि की बात होगी ना, तो याद रखिएगा इसमें तारीख की भूमिका गौण हो जाती है। गौण का मतलब समझ लीजिए कि तारीख की जो भूमिका होती है, जो एग्जैक्ट डेट होता है ना, उसकी भूमिका समाप्त हो जाती है। गौण होने का मतलब होता है खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जेम्स मिल कौन था। याद रखिएगा, अगर आप आज 8वीं क्लास में हैं तो आपको इसी टॉपिक को 9वीं में भी पढ़ना है, 10वीं में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, और बीए पॉलिटिकल साइंस के 3 सालों तक आपको जेम्स मिल के बारे में पढ़ना है। तो यहीं से आपकी शुरुआत हो जाती है और आप इसे मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अभी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4, 5, 6, 7, 8, यदि आप कॉलेज तक की पढ़ाई करोगे तो टोटल आपको अभी 8 साल तक जेम्स मिल के बारे में पढ़ते रहना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। और जेम्स मिल का नाम समाजशास्त्री, फिलोसफर, दार्शनिक और ये पॉलिटिकल साइंस के भी ज्ञाता थे। इनके कुछ थ्योरी आपको सोशियोलॉजी में भी प्राप्त होगा, हिस्ट्री में भी प्राप्त होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जेम्स मिल के बारे में आपको। तो देखिए, जेम्स मिल स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे। याद रखिएगा, जेम्स मिल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि ये स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे, राजनीतिक शास्त्री भी थे। और 1817 में जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के नाम से किताब लिखा। समझने योग्य बातें ये है आपको कि जेम्स मिल जो थे वो स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे, और 1817 ईस्वी में जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक पुस्तक को लिखा था। और इस किताब में जेम्स मिल ने क्या किया कि भारत के इतिहास को ना 3 कालखंडों में बांट दिया। मतलब भारत का जो इतिहास रहा है, भारत की जो हमारी हिस्ट्री रही है, उस पूरे हिस्ट्री को किसने, जेम्स मिल ने अपने पुस्तक 1817 में जो उन्होंने लिखा था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसके अंदर उन्होंने पूरे भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट दिया, 3 अलग-अलग भागों में बांट दिया। और ये तीनों भाग आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम बताते हैं आपको कि वो 3 भाग कौन-कौन से हैं। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को पहले भाग हिंदू में बांट दिया, दूसरे भाग मुसलमान में बांट दिया, और तीसरे भाग ब्रिटिश काल में बांट दिया। ध्यान से समझिएगा, हमने आपको पहले भी बताया है, हमारा भारत जो है उस पे पहले हिंदुओं ने शासन किया, फिर मुसलमानों ने शासन किया, और फिर ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने शासन किया। इसी कारण से 1817 में जेम्स मिल ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसमें पूरे भारत के इतिहास के कालखंड को 3 भागों में बांट दिया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मिल की आलोचना। अब मिल की कुछ शिकायतें हुई थी। मिल कहने का मतलब है जेम्स मिल। याद रखिएगा, मिल जब भी आपके इतिहास में आपको बोला जाए तो आप मिल कुछ और मत समझना। हाँ, आपके दिमाग में और सारी बातें भी आ सकती है, क्योंकि अभी आप 8 क्लास में आए हो और आपका फर्स्ट चैप्टर ही है हिस्ट्री का। तो कुछ ऐसे सारे इसमें वर्ड्स आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो शायद आपको भ्रमित कर सकते हैं, आपका दिमाग खराब कर सकते हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। जेम्स मिल आप यहाँ पे याद रखिएगा, मिल बोले तो जेम्स मिल। अब इनकी जो शिकायतें हुई हैं, जो दूसरे लोगों ने इनके बारे में गलत बोला है, इनके पॉइंट्स ऑफ व्यू के अंदर काफी सारी खामियां निकाली हैं, गलतियां निकाली है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि मिल के बनाए गए कालखंडों की आलोचना किस प्रकार से हुई है।
सबसे पहला पॉइंट है, कई इतिहासकारों ने जेम्स मिल के इस नामाकरण में खामियां नजर आई। मतलब जेम्स मिल की तरह जो दूसरे इतिहासकार थे, जो दूसरे अर्थशास्त्री थे, उन्होंने जेम्स मिल के पुस्तक में भारत के इतिहास के बांटे गए कालखंड, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के अंदर कई सारी गलतियों को निकाला है। जेम्स मिल को लगता था कि अंग्रेजी राज शुरू होने से पहले भारत में मुसलमान राजाओं का शासन था और उनके पहले हिंदुओं का शासन था। वाकई में ये बात तो सही भी है, क्योंकि सब सर्वप्रथम हमारे भारत में तो हिंदुओं राजा का शासन था। हमारे भारत के अंदर हिंदू राजा शासन किया करते थे। उसके बाद फिर मुसलमानों ने अटैक करके मुसलमानों ने भारत को अपने कब्जे में ले लिया। फिर मुसलमानों के हाथ से भारत की जो शासन सत्ता था वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया। तो ये जेम्स मिल ने यहाँ पे तो कोई गलती नहीं की, तो फिर शिकायतें हो क्यों रही थी? तो दूसरे पॉइंट में देखिए, अंग्रेजी राज शुरू होने से पहले के दौर एक अंधकार भरा समय था। अंग्रेजी राज कहने का मतलब है कि भारत के ऊपर जब अंग्रेजों का शासन होना शुरू हो गया, उससे पहले के समय को अंधकार भरा समय कहा जाता है। जेम्स मिल को यह भी लगता था कि अंग्रेजी शासन से ही भारत के लोग सभ्य और शिक्षित हो पाएंगे, लेकिन वास्तविकता इससे अलग थी। देखिए जेम्स मिल ने क्या कह दिया भारत के बारे में वो समझना जरूरी है। जेम्स मिल को ऐसा लगता था कि जो ब्रिटिश लोग हैं ना, जो अंग्रेज लोग हैं ना, वही भारत के लोगों को सभ्य बना सकते हैं। मतलब उनका कहना था कि भारत के लोग सभ्य नहीं है, भारत के लोग बेकार हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। लेकिन ये बात नहीं था, भारत के लोग शिक्षित नहीं थे, भारत के लोग शिक्षित थे। अंग्रेज के आने से पहले भी भारत के लोग पढ़े लिखे होते थे। जीरो का आविष्कार ऐसे ही हो गया, हमारे भारत देश में ही जीरो का आविष्कार हुआ है ना, शून्य का आविष्कार हुआ है ना। तो क्या बिना पढ़ा लिखा लोग ऐसा आविष्कार कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। तो यहाँ पे जो जेम्स मिल की जो बातें हैं उससे खासकर मैं पर्सनली तो सहमत नहीं हूं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि अंग्रेज ही भारत के लोगों को शिक्षित और सभ्य बना सकते हैं, तो ये बात तो वास्तविकता से अलग है, ये गलत बातें थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, भारत में शिक्षा और सभ्यता का विकास आज से हजारों वर्ष पहले हो चुका था। हम भारत में अगर शिक्षा की बात करें, हम भारत के अंदर सभ्यता की बात करें, तो वो आज की सभ्यता नहीं है, हजारों वर्ष पहले से भारत के अंदर सभ्यता का विकास हो चुका था। मुगल काल हो या मौर्य साम्राज्य का काल हो, भारत ने शिक्षा, कला, विज्ञान आदि के क्षेत्र में काफी तरक्की की थी। देखिए अगर मुगल काल में भी हमारे यहाँ चित्रकला होता था, विज्ञान के बारे में पढ़ा जाता था, शिक्षा उस समय भी था। इसके अलावा मौर्य काल की बात कर लें तो उस समय भी शिक्षा काफी तरक्की किया था। इसलिए उस काल को अंधकार भरा समय कहना बहुत गलत होगा, जो जेम्स मिल ने कहा था। इसलिए इनकी आलोचना हुई थी, इनकी शिकायत हुई थी कि इन्होंने भारत के कालखंडों को बांटा, ठीक है, लेकिन इन्होंने भारत के लोगों को असभ्य कहा, भारत के लोगों को अशिक्षित कहा। जबकि इनको ये मालूम नहीं था कि भारत जब वो इस बुक को लिख रहे थे, उससे हजारों साल पहले भारत के अंदर तरक्की हो चुका था। भारत के लोगों ने साइंस पढ़ा था, भारत के लोगों ने शिक्षा के बारे में तरक्की की थी, कला का विकास किया था। ऐसा भी नहीं हुआ था कि किसी खास तारीख से अचानक से सारे हिंदू राजाओं से सत्ता जाती रही और मुगल साम्राज्य शुरू हो गया। अब देखिए, अब ऐसा तो कोई एग्जैक्ट समय नहीं था, जैसे हम कह दें कि 20 तारीख को मुगल आए और भारत से सभी हिंदू राजाओं को हटा दिया, ऐसा तो नहीं हुआ था। हिंदू राजा धीरे धीरे गायब हुए और मुसलमान राजा भी धीरे धीरे हिंदुओं को हटा के भारत देश पे अपना कब्जा जमाए। ऐसा नहीं कह सकते किसी एक खास तारीख को, किसी एक खास समय में अचानक से मुसलमान आए और हिंदुओं सारे राजाओं को वहां से भगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, अन्य इतिहासकारों का मत। अब हम कुछ और इतिहासकार अर्थात जेम्स मिल के अलावा दूसरे इतिहासकारों के बारे में समझ लेते हैं। कुछ अन्य इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा है, जैसे कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। जैसे जेम्स मिल ने क्या बांटा था, जेम्स मिल ने हमारे भारत के इतिहास को भी 3 कालखंडों में तो बांटा है। उन्होंने पहला बांटा है हिंदू, दूसरा बांटा है मुस्लिम और तीसरा बांटा है ब्रिटिश। लेकिन दूसरे इतिहासकारों ने इसे बांटा है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन का मतलब पहले का, बहुत पुराना, मध्यकालीन का मतलब कि बीच वाला और आधुनिक का मतलब अभी वाला। तो ये वर्गीकरण में भी कई कमियां हैं। आधुनिक काल की तुलना में मध्यकाल और प्राचीन काल को पिछड़ा समझा जाता है। मतलब अभी जिस समय को हम जी रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में जिस समय को हम जी रहे हैं, तो पहले के समय को और मध्यकाल के लोगों को अभी के समय से पिछड़ा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस दौरान लोगों के पास वैज्ञानिक समझ नहीं था। लेकिन यदि हम गौर से देखें तो हम पाएंगे कि कई महान वैज्ञानिक
खोज उसी काल में हुए थे, जैसे शून्य का खोज हुआ, बीज गणित का खोज हुआ, पाई का मान, पाई आप मैथ में पढ़ोगे ये साइन होता है, खगोल शास्त्र का ज्ञान, ये सभी चीज तो आज से हजारों साल पहले भारत के इतिहास और सभ्यता के दौरान हो चुका था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आधुनिक लोग जो हैं वो ज्यादा अपडेटेड है और प्राचीन और मध्यकालीन लोग जो हैं वो पिछड़े हुए थे, उनमें वैज्ञानिक समझ नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। उन लोगों ने ही तो शून्य का खोज किया जिसका आज हम उपयोग करते हैं, बीज गणित का खोज किया जिसका उपयोग हम करते हैं, पाई का मान जो 22/7 होता है इसका भी खोज उसी समय हुआ था, खगोल शास्त्र का ज्ञान भी उसी समय बताया गया था। तो हम इसे ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी जो मध्यकालीन सभ्यता है या प्राचीन सभ्यता है वो आज के सभ्यता से पीछे थी। पॉइंट हमारा कहता है प्रशासनिक रिकॉर्ड क्या है। अब आइए जान लेते हैं कि प्रशासनिक रिकॉर्ड क्या होता है। देखिए, अंग्रेजी राज के समय मतलब जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, पहला पॉइंट इसमें हमारा कहता है अंग्रेजी राज के समय मतलब जब ब्रिटिशों का शासन था, अंग्रेजी राज हमारे भारत देश के ऊपर शासन कर रहे थे, उस समय प्रशासनिक रिकॉर्ड से हम उस समय के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां ले सकते हैं। देखिए, जब अंग्रेजों का शासन था ना तो अंग्रेज क्या करते थे, रिकॉर्ड रखते थे, कॉपी पे लिख के डाटा सबको रखते थे, बातों को रखते थे। तो हमें वहां से जानकारी मिलती है कि अंग्रेज किस प्रकार से हमारे भारत के अंदर शासन करते थे। अंग्रेजी शासकों का मानना था कि हर निर्देश, योजना, नीति, निर्णय, जांच आदि को स्पष्ट रूप से लिखित रखना चाहिए। अंग्रेज ये मानते थे अगर आप किसी प्रकार के नियम को बनाते हैं, किसी प्रकार के योजना को बनाते हैं, किसी भी प्रकार के जांच को करते हैं, चाहे वो सर्वेक्षण ही क्यों ना हो, जिसे हम सर्वे कहते हैं, तो उसको आप कागज पे लिख के रखिए ताकि वो सही तरीके से लोगों के पास याद रहे। दूसरा पॉइंट इसी में हमारा कहता है लिखित रिकॉर्ड रहने से उनका अध्ययन और उन पर उचित बहस संभव हो पाता है। अगर आप किसी भी चीज को लिख के रखोगे तो आप उस पर सही तरीके से बहस कर पाओगे, सही तरीके से निर्णय ले पाओगे, सही तरीके से अध्ययन कर पाओगे। जैसे आप याद रखो ना कि आप अपने क्लास में जो भी पढ़ते हो उसका नोट्स बना के कॉपी में रखते हो ना, क्यों रखते हो? ताकि बाद में जब भी जरूरत पड़े तो आप उसे पढ़ के याद कर लो। ऐसा ही था। इसीलिए अंग्रेजी प्रशासक हर आधिकारिक रिकॉर्ड को पूरी तरह सुरक्षित रखते थे। जितने भी उनके पेपर होते थे, फाइल होते थे, डॉक्यूमेंट होते थे, उनको वो सुरक्षित रखते थे और इन सारे डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अभिलेखागार बनवाया था। एक प्रकार का पुस्तकालय कह सकते हैं जहां पे पेपरों को, कॉपी किताबों को, रिकॉर्ड को, फाइल को वो संभाल के रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है लेकिन जब इस रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया तो एक बात ध्यान में आया। यह ध्यान वहां पे क्या हुआ कि जो भी रिकॉर्ड में लिखा हुआ था, जो अंग्रेजों ने उस रिकॉर्ड में लिखा था, उन्होंने अपने तरीके से लिखा था। भारत के ही हिसाब से उन्होंने रिकॉर्ड तैयार किया था, लेकिन लिखा उन्होंने अपने हिसाब से था। उसमें उनके लिखने के तरीका से अंग्रेजी मानसिकता, उनके अधिकारियों की मानसिकता साफ साफ देखा जा सकता है। हो सकता है लिखते समय उन्होंने कुछ मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया हो, भारत के लोगों को नजरअंदाज कर दिया हो, क्योंकि वो तो यहाँ पे लूटने आए थे ना। वो तो भारत के संपत्ति को अपने इंग्लैंड पहुंचा रहे थे। तो वो भारत की स्थितियों को नजरअंदाज करके अपने प्रशासनिक रिकॉर्ड को लिखा करते थे। अपनी जरूरत के हिसाब से वो फेरबदल भी किया होगा, मतलब अपने जो उनको अच्छा लगा होगा उस हिसाब से लिखा होगा, जो उनको अच्छा नहीं लगा होगा वो उन्होंने नहीं लिखा होगा। इसीलिए रिकॉर्ड से आम आदमी के जीवन के बारे में ठीक से पता नहीं चलता कि उस समय आम आदमी का जीवन कैसा था। आपको तो पता ही है अंग्रेज तो आम आदमी के जीवन को बिल्कुल नर्क बना के रखा था। उनसे इतना ज्यादा टैक्स वसूलता था, उनके ऊपर इतना सारा अत्याचार करता था। तो इस कारण से इनके द्वारा लिखे गए प्रशासनिक रिकॉर्ड जो है उसे साफ साफ आम आदमी के जीवन का पता नहीं लगाया जा सकता है। पॉइंट हमारा कहता है सर्वेक्षण से क्या अभिप्राय है, सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, अंग्रेजों का मानना था कि किसी देश पर शासन करने के लिए उद्देश्य के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जरूरी है। अंग्रेज ऐसा सोचते थे कि अगर उनको भारत पे अगर हमला, मतलब हमला क्या करना है, वो तो ऐसे ही भारत को अपना ढकिया ही चुके थे, मतलब भारत के ऊपर तो वो शासन कर ही रहे थे। लेकिन उनका मानना था कि यदि आप किसी देश के ऊपर शासन करना चाहते हो, उस देश के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हो, तो सबसे पहले उस देश के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहिए। इसलिए 19वीं सदी में पूरे देश में विस्तृत सर्वे करवाए गए। 19वीं सदी की बात है, अंग्रेजों ने पूरे भारत देश के अंदर
पूरा सर्वेक्षण करवाया, सर्वे करवाया। ऐसे सर्वेक्षण गांव-गांव में भी कराए गए थे। उसके हर जगह की आबादी को बारे में जानना, जाति के बारे में जानना, संप्रदाय के बारे में जानना, कितने जीव-जंतु हैं उस जगह पे उसके बारे में जानना, कितने पेड़-पौधे हैं वहां पे उसके बारे में जानना, इन सभी आंकड़ों को इकट्ठा किया गया। जब अंग्रेजों ने सर्वेक्षण करवाया तो आबादी, जाति, संप्रदाय, प्राणी जात और वनस्पति सभी चीजों के बारे में सर्वेक्षण करके आंकड़ा जमा किया, जिससे उनको उस जगह पर शासन करने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। आज उन सर्वे को देखकर साफ पता चलेगा कि भारत में वन संपदा कितनी संपन्न हुआ करती थी। देखिए, वन संपदा कहने का मतलब है जंगल। जब अंग्रेजों ने इस प्रकार के सर्वेक्षण को किया तो उस समय भारत के अंदर इतना जंगल था कि पूरा भारत के अंदर ना शुद्ध वायु का प्रवाह था, शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवाह था। पशु पक्षी थे, जानवर थे, चारों तरफ हरियाली थी। क्यों? यह कैसे पता चलता है? कि अंग्रेजों ने उस समय सर्वेक्षण किया था, उसके रिकॉर्ड में ये बात लिखी हुई है। लेकिन आज के समय में देखो कि चारों ओर कितना प्रदूषण ही प्रदूषण फैल गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। याद रखिएगा, औपनिवेशिक सरकार कहने का मतलब है अंग्रेजों का सरकार, जो भारत के ऊपर शासन कर रहे थे। उन्होंने भारतीय नौसेना के जहाजों में जो सिपाही लोग बगावत कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनको कुचलने का प्रयास किया। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी, हम उसके कुछ नमूने इस प्रकार से देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मुंबई में भी बंदरगाह है, और क्योंकि जितने भी समुद्र वाले इलाके हैं ना, जहां पे समुद्र है वहां पे बंदरगाह है। तो हम सबसे पहले बंबई की बात कर लेंगे, जो अभी के समय में मुंबई बन चुका है। इस बात का इंतजाम कर लिया गया कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। यहाँ पे समझ लीजिए कि सेना जो था वो जहाज और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। शाही नौसैनिक जहाज कहने का मतलब है उस समय के अंग्रेज जो बड़े बड़े ऑफिसर थे उनके लिए जो जहाज हुआ करता था, उसे हम शाही नौसैनिक जहाज कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कराची की बात कर लें तो 301 विद्रोहियों को वहां पे गिरफ्तार भी कर लिया गया। जो इस आंदोलन में शामिल थे उसमें से 301 विद्रोही को गिरफ्तार कर लिया, और जिसपे संदेह था, मतलब जिसको संदेह भरी नजरों से देखा जा रहा था, उन विद्रोहियों को भी गिरफ्तार कर लिया और सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में आ गए। मतलब सैनिकों ने उन सभी पर नजर डालना शुरू कर दिया। तो हम बात करेंगे विशाखापट्टनम के बारे में। तो स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए थे। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि जो सिपाही थे वो काम पर न आए। अब देखिए, यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है। पहला तो मुंबई के अंदर, दूसरा कराची के अंदर, और तीसरा है विशाखापट्टनम के अंदर। अब ये मुद्दा क्या है, पहले इसको मैं समझा देता हूँ कि नौसैनिक जो थे, जो जहाजों पे काम कर रहे थे, उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर दिया, और अंग्रेजी सरकार ने इनके आंदोलन को कुचलने के लिए, दबाने के लिए इन सभी को गिरफ्तार कर लिया और इन सब पर सैनिकों का पहरा लगा दिया। देखिए, जब इनको जेल में डाला गया उसके बाद की कहानी हम यहाँ से देखेंगे। इंसानों के खाने के लायक खाना नहीं मिलता था इनको। अब इसको समझ लीजिए क्या पॉइंट्स हैं इसके अंदर। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलन का पता चलता था। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई थी। ये हड़ताल आपको मैंने अभी अभी बताया कि नौसेना के बीच में जो हड़ताल चल रहा था उसके बारे में है। दूसरा पॉइंट है, दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार को सवेरे, यहाँ पे थोड़ा सा ये स्पेस डालना मैं भूल गया हूँ और यहाँ पे भी स्पेस डालना भूल गया हूँ। तो ज्यादा पुलिस वालों ने, मतलब कि 2000 से ज्यादा की संख्या में पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार को सवेरे सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइंस के बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाने से इनकार कर दिया। ये जो अंग्रेजों ने पुलिस वालों को खाना खाने के लिए जो बावर्ची खाने का बनवा रखा था, जिससे पुलिस वाले को खाना प्राप्त होता था, उसके खाने की क्वालिटी बिल्कुल खराब थी, जो इंसानों के खाने लायक खाना नहीं था। तो उन्होंने इसके खाने से इनकार कर दिया। पुलिस वालों ने ये खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे ये खबर दूसरी पुलिस के थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया, कहा कि हम ये खाना नहीं खाएंगे, ये तो घटिया खाना है। एक हड़ताली का कहना है, हड़ताली कहने का मतलब है एक पुलिस वाला, उसी में से हड़ताल वाले का बयान लिया गया। उसे जब पूछा गया तो उसने बताया
पुलिस लाइन की जो रसोई है जहां से उनके लिए खाना आता है वह कोई इंसानों के खाने लायक खाना है ही नहीं। जो चपाती और दाल खानी पड़ती है वो जानवर तक नहीं खा पाते जो पुलिस वालों को खिलाया जाता है। तो ये सारे मुद्दे थे जो आपको इंसानों के खाने खाने के लायक नहीं था, इस पॉइंट में आपको जानना था। अब हम बात करेंगे औपनिवेशिक क्या है। जब देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, VVI 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर तक ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये भी वही पॉइंट्स है जो आपको आज 8 क्लास से लेके और ग्रेजुएशन तक के बच्चों को औपनिवेशीकरण पढ़ना पड़ता है। मैं जब ग्रेजुएशन के बच्चों को, BA पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को पढ़ाता हूं तो वहां पे औपनिवेशीकरण ये सारे पॉइंट्स अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप अभी से इन सारे पॉइंट्सों को ध्यान में रखिए कि कैसे आपको इसे समझना है। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आता है तो इस प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। साधारण भाषा में समझ लीजिए, मैं अपने लाइन से आपको समझाता हूं। जब एक कोई देश दूसरे देश के ऊपर जबरदस्ती अपना कब्जा जमा ले, वहां के राजनीति को अपने कब्जे में ले ले, वहां के आर्थिक स्थिति को अपने कब्जे में ले ले, वहां के सामाजिक स्थिति को अपने कब्जे में ले ले, वहां के संस्कृति को बदलना शुरू कर दे, जैसे अंग्रेजों ने भारत के ऊपर किया। यहाँ पे अपनी संस्कृति थोपना शुरू किया, अपना शासन व्यवस्था थोपना शुरू किया, आर्थिक स्थिति में अपने हिसाब से लोगों के लिए मजदूरी करवाया, अपने हिसाब से नील की खेती करवाया। तो ये सारी चीजें जो है वो औपनिवेशिक कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है हम अवधियां कैसे तय करते हैं, मतलब हम टाइम या फिर डेट को कैसे समझते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक में भारत के पूरे इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। देखिए ये पुस्तक किसने लिखा था? जेम्स मिल ने लिखा था। पुस्तक का नाम क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश भारत का इतिहास। इस किताब को लिखने के बाद क्या हुआ, इस किताब में पूरे भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश था। इन 3 काल खंडों में भारत के इतिहास को बांटा और इन्हीं काल खंडों के निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया और इसी से हम अपने इतिहास के डेट अर्थात समय अवधि को तय करते हैं। इस तरह से आपने देखा क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम था कैसे, कब और कहां, हाउ, व्हेन एंड वेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसके बाद आपको दूसरा और तीसरा चैप्टर समझने में परेशानी नहीं होगा। तो आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।